सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्लास में 49 स्टूडेंट का एवरेज आपको दे रखा है 39। उनमें से 7 बच्चे जिनका औसत भार 40 केजी है कक्षा छोड़ के चले गए, और अन्य 7 बच्चे जिनका औसत भार 54 केजी है कक्षा में शामिल हो गए। तो आपसे नया एवरेज पूछा गया। ये एवरेज का क्वेश्चन है और ये मोस्ट कैलकुलेटिव में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीट बहुत ज्यादा होता है ना, आपने देखा भी होगा सीजीएल में, जो 2023 के अगर सीजीएल को पूरा एनालिसिस करके आप देखो तो वहां पे आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी कि एसएससी ने 8-10 क्वेश्चन को टारगेट कर लिया। कोई भी शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है, बाकी के 12-15 क्वेश्चन अलग थे, लेकिन 8-10 क्वेश्चन बस डिजिट्स चेंज कर करके पूछ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं दूं तो एक त्रिज्य खंड वाला है ना, कि एक सेक्टर है, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। आप उठा के देखो कोई भी सेट, हर एक सेट में एक सवाल मिलेगा। अगर दूसरा टाइप बताऊं तो चोर पुलिस वाला सवाल, कि एक चोर है 300 मीटर आगे, पुलिस ने दौड़ा लिया, बताओ कितनी देर में पकड़ेगा, कितनी दूरी तय करेगा। मतलब चोर पुलिस वाले सवाल पे एक सवाल जरूर पूछ रहा था। तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर सवाल बहुत रिपीट करके पूछते हैं। एवरेज का ये भी उसी टाइप में से एक क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करने के अप्रोचेस क्या है आपके पास। एक तो बेसिक अप्रोच है जो आप लोग कतई नहीं लगाते हैं, तो वो समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेसिक अप्रोच यहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाएगी। 49 बच्चों का एवरेज 39 मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लगेगा। नो डाउट जब जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई करने के तरीके भी डिस्कस किए जाएंगे, बट जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों करना। अब इस सवाल को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है। पहला होता है आपका डेविएशन मेथड, राइट। दूसरा होता है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन करो चीजों का। अब जैसे इस सवाल में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो 49 स्टूडेंट थे उनका एवरेज वेट था 39 केजी, मतलब पूरी क्लास का 39 केजी वेट हो गया। अब तुम फोकस करो उन पर जो क्लास से गए और जो क्लास में आए। तो क्लास में से 7 बच्चे गए हैं जिनका एवरेज वेट 40 केजी है, 7 ही आए हैं जिनका एवरेज वेट 54 केजी है। तो अब एक बात समझो, 7 गए 7 वापस आए, स्टूडेंट 49 ही, जितने थे उतने हैं। हुआ क्या सीन कि 40 केजी वाला गया है, उसकी जगह पे 54 वाला आया है। तो ओवरऑल चेंज क्या दिख रहा है तुम्हें। तुम 40 और 54 को अगर कंपेयर कर लो तो बोले सर 15 केजी वेट बढ़ रहा है एक बच्चे के रिप्लेस करने से। 14 केजी, 15 14, 40 गया 54 आया, तो एक बच्चे के रिप्लेस होने से 14 किलो का वजन बढ़ रहा है, राइट। तो अगर एक बच्चे के रिप्लेस होने से 14 किलो का वजन बढ़ गया है, हमने 7 बच्चों को रिप्लेस किया है और हर एक बच्चे पे 14 किलो का वजन बढ़ रहा था, तो जो चेंज हमें मिला वो कितना मिल रहा है 14 इंटू 7। अच्छा ये चेंज मिल गया। अब ये पूरा जो चेंज हो रहा है ये फर्क कहां पर डालेगा, एवरेज पर डालेगा। तो एवरेज कितने बच्चों का निकाल लो, बच्चे कितने बोले 49 थे, 7 गए 7 वापस आए, राइट। तो 7 गए 7 वापस आए मतलब 49 ही रहे, तो 49 बच्चों पे फर्क कितना डालेगा, 7 से कैंसिल कर जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 केजी का फर्क ये डाल देगा। एवरेज पर 2 केजी का फर्क पड़ जाएगा। तो पहले एवरेज 39 था, अब कितना हो जाएगा 41 एवरेज हो जाएगा, राइट। अब यहां से देखो एक ही सवाल से हम लोग क्या चीजें समझ पाए। पहली चीज, ये फाउंडेशन बैच नहीं है। अब कोई बच्चा जो बिगिनर होगा उसको ये सब समझ में शायद उतना नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसे समझने में, अगर उसने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखे। तो वही मैंने बताया कि हर एक कोर्स का एक पर्पस है, अगर वो पर्पस आपको फुलफिल कर रहा है तभी ज्वाइन करना, ठीक है, नहीं तो फिर रिग्रेट रहेगा। अच्छा दूसरी चीज मैंने क्या बताया, अब यहां पर अपडेट क्या हो सकता है और इवन हुआ भी है। जैसे ये सवाल की लैंग्वेज है, बड़ा सिंपल टर्म उन्होंने यूज किया कि 7 बच्चे गए 7 आए। आपको ना बच्चों की नंबरिंग पे टेंशन है, ना आपको कंपेयर करने में टेंशन है। अब यहीं पर सवाल को टफ कैसे बनाया जा सकता है कि 6 बच्चे गए 8 बच्चे आए, पूरा खेल खराब हो गया। जितने आसानी से ये सवाल आपने लगा लिया उतनी आसानी से अब ये सवाल नहीं लगेगा, क्योंकि 6 जा रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो अब यहां पर सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जो ये चेंज हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, या फिर डेविएशन कॉन्सेप्ट के थ्रू कैलकुलेट कर लोगे, जैसे भी आपको करना चाहो। दूसरा तरीका वही कंपैरिजन वाला, जो थोड़ा सा स्मार्ट कर लेंगे। तो अगर एक बार डेविएशन को देखना है तो पहले डेविएशन से समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल कितना पूछा जा सकता है सब पता होना चाहिए। तो हमारे पास में 49 बच्चे थे टोटल, और इन 49 बच्चों का एवरेज वेट था 39 केजी। अब सवाल के अकॉर्डिंग जो इन्होंने चेंजेस अप्लाई करे वो ये अप्लाई किया कि 7 बच्चे क्लास से गए जिनका वजन 40 था, होना चाहिए था 49 लेकिन ये 40 लेके गए, मतलब एक की कमी देके गए। तो ये 6 बच्चे जो जा रहे हैं ये एक की कमी प्रोवाइड करके गए आपको, ये 6 बच्चे एक की कमी देके गए आपको।
और इनके बाद में जो 8 बच्चे क्लास में आए वो 39 की बजाय कितना वेट लेकर के आए, 54 लेकर के आए, तो वो 15 केजी एक्स्ट्रा लेकर के आए, राइट। तो वो जो 8 बच्चे आए हैं 15 केजी वेट को एक्स्ट्रा लेकर के वो अलग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा यहां से, अगर मैं यहां से टोटल चेंज देखूं कि ये 6 बच्चे गए और उनकी जगह पर 8 बच्चे आए हैं, इससे पूरे पे फर्क कितना आएगा, बस अगर मैं उस फर्क को देखूं अगर यहां से, तो कितना हो जाएगा 15 टू 120, उसमें से अगर 6 गया तो कितना आ गया 114 का फर्क आया, 114 केजी प्लस में वेट आपका बढ़ गया, राइट। लेकिन अब ये बढ़ा हुआ वेट कितने बच्चों पर अप्लाई करेगा, तो 49 थे, 6 गए 43 रह गए, फिर 8 बढ़ गए तो 51 बच्चे हो गए। तो ये 114 का जो फर्क आया है कितने में बढ़ जाएगा, 51 में बढ़ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, 102 होने के बाद में फिर से 2 आ जाएगा और यहां पर फिर बचेगा लगभग 3, 2.23 का फर्क आपको दे जाएगा। कितना फर्क आया प्लस में, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सर 39 में अगर हम 2.23 जोड़ेंगे 41.23 हमारा आंसर है। तो ये अपडेट यहां पर किया भी है और आगे भी करेगा, ठीक है। अब यहीं पर हमने बताया दूसरा तरीका कि स्मार्ट कंपैरिजन कैसे लगाया जाए। तो जो कंपैरिजन लास्ट सवाल में सिखाया उसी कंपैरिजन को फिर से अप्लाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं फिर से उसी कंपैरिजन की बात करूं तो आपको पता है कि क्लास में से 6 बच्चे गए 8 आए, तो इन 8 को अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या बोलो 6, जितने गए उतने आए, 6 बच्चे गए 6 बच्चे आए, जाने वाले का वेट 40 केजी, आने वाले का वेट 54 केजी। तो अगर इन 6 बच्चों की कैलकुलेशन में आपसे कराऊं तो आप सीधा बोलोगे 40 वाला गया 54 वाला आया, 14 केजी का फर्क आया। मैंने कहा 14 केजी का फर्क कितने बच्चों पर आया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 14 केजी का फर्क 6 बच्चों पे। ये उन 8 में से 6 बच्चों की कैलकुलेशन करके हमने खत्म कर दिया। अभी 8 में कितना बाकी है, 2 बच्चे बाकी हैं। तो उन 2 बच्चों के लिए क्या किया जाए भाई, एवरेज वेट तो हमें 39 चाहिए, लेकिन वो जो 2 बच्चे आए हुए हैं उनका एवरेज वेट कितना है 54 केजी है, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा है उनका कैलकुलेशन यहां से कर लेंगे। तो 54 और 39 पे कैलकुलेशन किया तो कितना आ जाएगा, बोले 15 केजी बढ़ रहा है सर, और 2 बच्चों का वेट है, क्योंकि उन 8 में 6 यहां कैलकुलेट कर चुके। तो 14 छंग 84 इधर पे बन गया, 15 दूनी 30 उधर पे बन गया, 84 और 30 कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 114 केजी बढ़ा है, वही यहां पर आया था। तो 114 केजी में फिर क्या रहा आगे, अब ये कितने में बटेगा, अगेन 51 में बांट देंगे, आगे की कैलकुलेशन सेम है। तो मतलब क्या हुआ, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो वहां पर हम क्या करने वाले रहेंगे, या तो हम डेविएशन लगाएंगे या फिर हम कंपैरिजन लगाएंगे। कई बार ऐसे सवालों में एलिगेशन भी लग जाता है, जब वहां पर वो आपसे मीन एवरेज पूछ रहे हो, लेकिन वो तब लगता है जब वहां पर मीन एवरेज पूछा, ये एवरेज के डिफरेंस पर काम कर रहे हैं कि एवरेज में फर्क कितना आ रहा है, राइट। तो इसलिए यहां पर ये तरीका लगाया जाएगा। क्लियर हो सभी को, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों का एक समूह 6 दिनों में काम करने का फैसला करता है, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। ये टाइम एंड वर्क के बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से एक है। इसके लिए आप क्या करते हो, आपके पास इस सवाल को लगाने के बेसिक मेथड भी है, आप अप्लाई भी करते हो, बट बेसिक मेथड से क्या होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सवाल। मैंने जब इस सवाल पर चर्चा करी थी आप लोगों से, तो मैंने क्या बोला था कि यहां पर ये कंपैरिजन फिर से अप्लाई करो और उस कंपैरिजन में ये देखो कि ये लोग जो भी छोड़ के जा रहे हैं इनकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है, राइट। जैसे पहले दिन इन्होंने बोला कि व्यक्तियों का एक समूह काम करना शुरू किया, जितने भी लोग हो मुझे नहीं मतलब है, 6 दिनों में इन्होंने काम कंप्लीट करना था, लेकिन हर दिन क्या हो रहा है कि हर दिन 18 आदमी छोड़ के जा रहे। तो पहले दिन कितने भी आदमी छोड़ के गए, नहीं, पहले दिन तो सभी ने काम किया। तो पहले दिन कोई काम में कमी आएगी, बोले नहीं आएगी, पहले दिन तो 0 की कमी आएगी क्योंकि सभी ने काम किया। अगले दिन 18 छोड़ के चले गए, तो अगले दिन कमी कितने की आएगी 18। फिर तीसरे दिन क्या होगा 18 फिर छोड़ जाएंगे, तो जब 18 फिर छोड़ गए तो तीसरे दिन 36 यूनिट की कमी आएगी। फिर चौथे दिन 54 यूनिट की कमी आएगी, पांचवें दिन 72 और छठवें दिन 90 यूनिट की। यार अगर ये कमी नहीं आई होती ना, मतलब अगर ये 18 आदमी काम छोड़कर नहीं गए हो तो ये पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हो गया होता। लेकिन हर दिन ये 18 छोड़ के जा रहे, उससे क्या हो रहा है कि जैसे सपोज करो कि पहले दिन ये लोग मिलकर के 100 यूनिट काम करें, तो अगले दिन 18 चले गए, अगले दिन कितना कम होगा काम होगा, बोले 82।
18 यूनिट की कमी रहेगी। वही तो आपको लास्ट के 2 दिन में एक्स्ट्रा कंप्लीट करना पड़ा, जो इन्होंने बोला कि काम को पूरा करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और ये 18 कम होने का प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये रुक नहीं रहा है, राइट। तो अब करना क्या रहेगा, बात को जरा समझो कि यार ये एक्स्ट्रा वर्क हमारे पास बच गया, ये पेंडिंग वर्क है, हमें इस काम को रिजॉल्व करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ गई। बात को जरा समझना गहराई से। तो ये एक्स्ट्रा पेंडिंग वर्क टोटल है कितना, सबसे पहले तो ये कर लो टोटल। तो अगर आप देखोगे तो इनका एवरेज आपको दिखाई पड़ रहा है 54, और 54 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर दे दो 270 यूनिट काम आपका पेंडिंग है। अब ये 270 यूनिट काम आपको करवाना कितने दिन में है, सवाल के अकॉर्डिंग 2 दिन में। और एक मजेदार चीज और है कि इन 2 दिन भी क्या होगा, 18-18 यूनिट कम हो रहे होंगे। तो 270 के ऐसे टुकड़े करो दो जिनमें 18 का फर्क है। तो ये 18 के फर्क लाने के लिए टुकड़े कैसे किए जाए, पहले तो 20 से बांट दो, उसके बाद 9-9 का गैप दे देना। जैसे ये 270 है, हमने 20 से बांटा, बिल्कुल आधे पे आ गए, 9 इधर आगे बढ़ जाएंगे, 9 इधर कम कर देंगे, हो गया 18 का गैप, और टोटल 270 भी रहेगा। तो अगर मैं 270 को आधा करूं तो ये कितना आएगा, 135। 135 को अगर 9 कम किया तो कितना आ जाएगा, 126। इधर नहीं, 135 को अगर 9 कम किया तो कितना आ जाएगा, 126 यूनिट काम, और 135 को 9 ज्यादा किया तो कितना आ जाएगा, 144 यूनिट काम। मतलब 7th डे काम कितना हुआ, 144 यूनिट। 8th डे काम कितना हुआ, 126 यूनिट। दिख रहा है 18 का गैप प्रॉपर दिख रहा है, राइट। अच्छा दूसरी चीज और क्या है, दूसरी चीज ये भी हमें दिखाई पड़ रही है, यहां पर 18 को तो गैप है, लेकिन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, 270। जो हमारा पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो गया। 6 दिन का टोटल जो भी पेंडिंग वर्क था वो हमने 7वें और 8वें दिन में निपटा लिया और काम कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद में अब हमें दिख रहा है 7वें दिन कितना हो रहा है, 144। अच्छा 7वें दिन 144 कैसे हुआ, 6 दिन 18-18 कम होते रहे, तभी तो ये बना है। सेकेंड डे 18 कम हुए, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, 7th डे 18 कम होने के बाद में तब 144 काम पर आए थे। तो मतलब 6 दिन 6 बार 18-18 कम होने के बाद 144 बना, या फिर 7 बार 18-18 कम होने के बाद 126 लोग काम पर आए। यही चीज तो रही। तो इनिशियली कितने लोग काम पर लगे हुए थे अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर 18 छिक्का कितना हो जाएगा, 108। टोटल कर जाएंगे, आ जाएगा आपका 252। तो इनिशियली लोग काम कर रहे थे 252, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो। अब यहां पर एक मिसगाइडिंग अप्रोच होती है। मिसगाइडिंग अप्रोच कौन सी रहेगी, वो अप्रोच ये हो जाती है कि भैया जब यहां पर 18-18, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, शायद आई थिंक यूट्यूब की क्लास में था ये क्वेश्चन या फिर किसी लेक्चर में था, तो जब मैं वहां पे पढ़ा रहा तो बच्चे ने ये अप्रोच दी थी, बोले सर 18 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, और 18 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है अपने पास, उसे टिक कर देंगे, क्योंकि 18 बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा करने से प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्यों आ सकती है, क्योंकि ये काम जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करो, कुछ और भी फर्क पड़ सकता है। ये जो 270 है, सपोज करो कि उन्होंने कुछ और नंबर दे दिया, अब आपको अलग अलग में ब्रेक करना है। 18 की बजाय अगर वो नंबर दे देते 22, या कोई दूसरा 15 दे देते, अब 15 दे दिए तो वहां पर जाकर के फिर फंसेंगे, जाके डेसिमल वगैरह में फंसेंगे, और भी कई तरीके रह सकते। तो जब उस तरीके से जाके सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन एलिमिनेशन अफेक्ट कर सकता है। तो ये अप्रोच अपनी समझ लो। इसको एक दूसरा तरीका रहता है बेसिक तरीके से लगाने वाला, इसको समझाने में टाइम जरूर लगा है, बट जब आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, 3-4 सवाल लगा लोगे, तो ये डिफरेंस निकालने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-7 सेकंड लगने हैं। फिर डिफरेंस को बांटने में अगले 4-5 सेकंड, आंसर तक पहुंचने में 20 सेकंड, सिखाने में समझाने में टाइम लगता है। बात क्लियर है, समझ गए सभी लोग किस तरीके। जब भी ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन रिपीट हो, कई बार आपने ऐसा सवाल देखा होगा, हर 4 दिन पे, हर तीसरे दिन 4-4 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, तो बस ये चेक करो कि कितने दिन में हमें काम करना था, इनकी मक्कारी की वजह से कितना काम हमारा उतने टाइम पीरियड में पेंडिंग रह गया, और उस पेंडिंग वर्क को हमने कितने दिन में कवर कर लिया, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो ये अप्रोच वाली बात है, आप लोगों ने एक सवाल देखा भी होगा, वो सवाल कुछ ऐसे था कि एक काम करना लोग शुरू करते हैं, 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, हर 10वें दिन 5 आदमी छोड़कर चले जा रहे हैं, राइट। तो उस सवाल का सॉल्यूशन जो है आपके ऑप्शन अप्रोच से टेंशन दे सकता है, लेकिन इस अप्रोच से वो भी डील हो जाएगा। सो ये आपके लिए मास्टर तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये सवाल देखो,
सवाल आपके सामने रखा है इन्होंने कि 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू x² माइनस a², तो x का मान बताइए। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम मिसगाइड भी हो जाते हैं। हमारा जो एक सोचने का लेवल होता है वो एक सिनेरियो को फॉलो कर लेता है। हमें ये लगता है कि यार सवाल जो है वो बहुत तगड़े तगड़े पूछे जा रहे हैं। अगर कोई भी सवाल हमें नया सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सवाल बहुत ज्यादा टफ है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम उस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल है आपके सामने, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में पहली अप्रोच कौन सी हिट करेगी? एक्स और ए है, तो क्या किया जाए? वैल्यू। सबके दिमाग में यही, जनरली सबके दिमाग में यही हिट करती है। हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अब वैल्यू रखो, कौन सी रखेंगे? एक रख सकते हैं? नहीं रख सकते। दो रखेंगे, समस्या आएगी, है ना। लेकिन हमने क्या बताया कि हमें सवाल की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि सवाल के लिए जो सटीक अप्रोच है हम वहां तक डायरेक्टली पहुंच पाए। ये सवाल आपके लिए रखने का रीजन यही समझाना था कि हमें सवालों के लिए एकदम हाई क्रिएट नहीं करनी कि नहीं यार बड़े खतरनाक सवाल आते हैं। कोई भी नया सवाल आने पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दे जाते हैं, बट उतना नहीं है, इतना वैल्यू नहीं रखना है। इस सवाल को अगर सॉल्व करोगे तो ये सवाल बिल्कुल आसान है और शायद बिना पेन से चलाए सॉल्व भी होगा। और हेल्प करेंगे आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस की हेल्प हमेशा लो। अगर आप चाहते हो कि आप 25 के 25 मैथ के सवाल अटेम्प्ट करके आओ, जितने भी सीपीओ का एग्जाम अगर आप देने चाह रहे हो 50 के 50 सवाल आप सॉल्व करके आओ, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है और हर तरीके की अप्रोच अप्लाई करनी है। उनमें से ऑप्शन एलिमिनेशन या ऑप्शन ऑब्जर्वेशन अप्रोच बहुत जरूरी है और इसको सीखने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। अब यहां पर अगर हम अपने ऑप्शंस की हेल्प लें तो x बराबर a के बारे में तो ख्याल रख नहीं सकते, x बराबर a रखा काम बनेगा ही नहीं, तो a तो हट गया। बाकी के जो भी ऑप्शन है वो 1 माइनस a² a⁴ -1 कुछ ऐसा दिखा है। मतलब यहां से 1⁴ भी हो रहा है और एक जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है। इसका मतलब एक काम करते हैं, हम अपने सवाल पे गए और देखा हमने तो सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है, इतना आसान स्टेप सोचा भी नहीं होगा। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल गया? बोले 1 इज इक्वल टू x⁴ माइनस a⁴। अगर हम a को इधर ले आए तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x⁴। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a⁴ प्लस 1 की पावर 1/4 और ऑप्शन डी खत्म। तो सवाल के ऑप्शंस को ऑब्जर्व भी करना जरूरी है, सवाल को हमेशा ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक व्यापारी के पास एक वजन का तराजू है जो कि 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। अब यहां पर देखो लैंग्वेज बड़ी प्यारी है सवाल की। अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए वहां पर हमसे क्या कहा जाता था कि 1 किलोग्राम की तराजू है, उसकी जगह पे वो 800 ग्राम दे रहा है। तो हम लोगों के पास तरीके भी थे, फॉर्मूले भी वर्क कर रहे थे। लेकिन अगर इस सवाल की लैंग्वेज को आपने डीपली नहीं समझा तो यह सवाल नहीं लगेगा। सवाल की लैंग्वेज समझो, उन्होंने क्या बोला है कि एक व्यापारी है, जब वो तराजू पर 1 किलोग्राम वजन रख रहा है तो जो मीटर रीडिंग है वो कितनी है? 1300। मतलब यह है कि तुमसे वो 1300 ग्राम के पैसे लेगा, जबकि तुम्हें प्रोडक्ट कितना दिया है? 1000। तो ये, तो इस सवाल की लैंग्वेज को अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज के तरीके अगर बनाऊं तो वो सवाल कुछ ऐसे बनेगा कि एक दुकानदार है, बेईमान है, वो 1300 किलोग्राम की बजाय 1000 ग्राम दे रहा है। बात समझ में आई? कितना दे रहा है तुम्हें? 1000 ग्राम। चोरी कितने की कर रहा है? 1300 ग्राम पे 300 ग्राम की चोरी कर रहा है। ये है सवाल की लैंग्वेज का मतलब। लाइन लगभग वही थी, दिमाग में जैसे ही बेईमान दुकानदार देखते हैं अपने दिमाग में ऐसी घंटी बजती है। तो समझना जरूरी है लैंग्वेज को। अब देखो अगर मैं इस सवाल को लगाऊं तो हमारे दिमाग में जनरली यही तरीका आता है। एक तो फॉर्मूला वगैरह आप लगाते हो, दूसरा मैंने तरीका आपको सिखाया हुआ है कि यहां से 100 रुपए में इस बंदे ने 1000 ग्राम खरीदा, राइट। अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी के बारे में क्या ख्याल है इनका? क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि भी करी। भाई साहब प्रॉपर बेईमान प्राणी है। क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब 115 में बेचने की बात करी। और 115 में बेच कितना रहे? समझना बात को। 115 में बेच कितना रहे? बोले 115 में बेच तो रहे 1000 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई उसने 100 रुपए में अगर खरीदा था तो 15% का फायदा 115 में बेचा। लेकिन अब तुम समझो, तुमसे पैसे किस हिसाब से लिए? तुमसे पैसे लिए 1300 रुपए वाले, 1300 ग्राम वाले। तुम्हें उसने इतना प्रोडक्ट दिया है, रेट तुम्हें बताया 115 रुपए पर किलो है,
लेकिन जब तुम्हें दिया 1000 ग्राम है, लेकिन पैसे कितने के लिए? क्योंकि उसकी तराजू इस 1000 ग्राम को कितना शो कर रही थी? 1300 ग्राम। तो तुमसे पैसे कितने के लेगा? 1300 ग्राम के लेगा। तो अगर मैं 115 रुपए पर केजी के हिसाब से 1300 ग्राम का सेलिंग प्राइस निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे यहां से 115 रुपए में अगर 1000 ग्राम मिल रहा है गुरुदेव, तो 1300 ग्राम का प्राइस आ जाएगा 1000। यही आएगा। 20 से 20 खत्म, 13 और 115 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहां से हमारे पास 13 पंचे 65, हासिल 6, तेरे कम 13 और 6 19, हासिल 1, 13 और 1 14 और 1 कितना पैसा ले लिया तुमसे? 149.5। पूरे सवाल की कहानी समझो क्या हुआ। दुकानदार ने 100 रुपए में 1 किलो कोई सामान खरीदा। रेट उसने सीधा बोला 115, क्योंकि रेट को उसने 15% बढ़ाया, तो रेट हो गया 115। वो 1 किलो ही है, लेकिन तुम्हें उसने क्या बोल के पकड़ा है? बोले ये 1300 ग्राम है, 1300 ग्राम का पे करो। तो 115 के हिसाब से 1300 ग्राम का कितना बना? तुमसे कितना ले लिए पैसा? 149.5। लेके कितने में आया था? 100 रुपए में। कितना फायदा कमा लिया? 49.5। ये था तुम्हारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल। अब अगर फॉर्मूले वगैरह से लगा रहे हैं तो यहां पर हमने अगर लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो ये सवाल गलत हो जाना है आपका। तो लैंग्वेज भी समझना है आपको, ठीक है? ऐसे कुछ सवाल आपको आपके हर एक पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। ये बेसिक सवाल है, आसान सा सवाल आ गया। बीच बीच में थोड़े बहुत ये भी चाहिए, नहीं तो दिमाग भी फटेगा। तो 60 बच्चे हैं, एवरेज 62 दे दिया। बॉयज का और गर्ल्स का एवरेज 60 और 65 दे रखा है। तो आपको पता है यहां पर आप कैसे लगाओगे। जब मैंने बताया कि ओवरऑल आपसे पूछते हैं तो वहां पर दो चीजों को मिक्स करने पर हम लोग एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं लड़कों के एवरेज अंक रखूं तो लड़कों का एवरेज अंक 60 है, लड़कियों के एवरेज अंक वहीं पर 65 है। और अगर मैं पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। इसके बाद आपका एलिगेशन का अप्रोच आप अप्लाई कर दीजिए। यहां से डिफरेंस आ जाएगा 2 का, यहां से डिफरेंस आ जाएगा 3 का। तो रेशियो कितना हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का? 3:2। तो जो तुम्हारे पास में 60 स्टूडेंट थे उन्हें 3 और 2 के रेशियो में 5 बराबर 60, 1 बराबर 12। तो 3 बराबर लड़के हो जाएंगे 36 और वहीं पर लड़कियां हो जाएंगी 24। जो भी वैल्यू उन्होंने पूछी आप कैलकुलेट कर जाइए। लड़कों की संख्या पूछी, दैट इज 36। ऑप्शन ए करेक्ट। लग गया? आसान था। आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या दे रखा है? इन्होंने बोला एक नॉन जीरो एक्स के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई। निकाल आप सभी लोग है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली अप्रोच एलजेब्रा की क्लासेस मैंने बहुत सी ली थी, है ना। सभी को पता है कि अगर x + 1/x में सबसे पहले तो रेसिप्रोकल बनाना है। रेसिप्रोकल बनाने के बाद में फिर x³ + 1/x³ के लिए p³ माइनस का 3p अप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपल है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो डायरेक्टली करो सॉल्व। ये इधर आएगा तो माइनस का 7x हो गया पहली चीज। 5 को कॉमन लेके फिर इधर पे बच रहा है कितना? 5x² + 5। तो 5 को कॉमन लेकर के अगर भेज दिया तो हमारे पास आएगा x² + 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 7x/5। और x को फिर तुरंत डायरेक्टली भाग भी कर देंगे यहां से। अगर डायरेक्टली भाग कर दिया तो यहां पर कितना बचेगा? x + 1/x दैट इज इक्वल टू, राइट। यहां तक काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हमें भी पता है क्या करना है। बोले सर सिंपली क्यूब पूछा गया। तो अगर क्यूब पूछा गया है तो सबसे पहली चीज यहां डिनोमिनेटर में 5 है तो हम अपनी अप्रोच लगाने के लिए भागे कि अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो हमें 5 का क्यूब मिलेगा। तो 125, ये 343 तुम निकल लो यहां से, ये 532 तुम निकल लो। अब 182 दो निकले रास्ते से, कुछ तो मदद हुई। अब हमारा 500 है और 182 दो जगह पर हमें काम करना है। अगर मैं इसका क्यूब कर रहा हूं, समझना बात, अगर मैं इसका क्यूब कर रहा हूं जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है तो वो हमें कुछ इस तरीके से देगा 343 और -125। और उसके बाद में माइनस का 3p रहेगा। तो माइनस का 3p क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 21/5। यही आया, प्लस का 21/5। अब इसके बाद कैलकुलेट नहीं करो क्योंकि अपने जो ऑप्शंस है उनमें काफी लंबा डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में 125 आएगा, वहां पर इफ बट कोई है नहीं, दोनों जगह पर है।
न्यूमरेटर को बस संभालना है कि 500 के आसपास है या 200 के आसपास है। अगर मैं यहां से 25 का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 21 और 25 कितना बनाएगा जाकर के? 25 गुणे 20 500, 525 बनाया, अप्रोक्सीमेशन 500 मान के चल लो। ये 350 अगर उसमें से घटा दोगे तो क्या आंसर 500 के आसपास जाएगा? जस्ट ऑब्जर्वेशन किया और ऑप्शन हमारा डी फाइनली करेक्ट है। अब तुम सोचो गुरुदेव इसको कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं लगेगा, 525 में से 343 घटाना है, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर सकती है। अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे हो तो चीजें स्पीड में रहती हैं। स्टार्टिंग में अगर इनकी काम की करते हो, देखो कोई भी अप्रोच अगर हम अप्लाई कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, है ना, तो उसको हम लोग मॉक पे बहुत प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं करना कि लास्ट टाइम पे कोई अप्रोच सीखी और बोले हम उसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे जाके, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ। तो जैसे मैंने बताया कि मेंटल कैलकुलेशन करो, तो पहले से ही अपने सवालों पे इतनी करके रखो कि आपको चीजें साफ साफ दिख रही हो, है ना, एरर ना बन रही हो। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्व करने पर भी होगा, बट उसका नुकसान आपको भी पता है। ज्यादातर बच्चों को मैथ में कहां पर समस्या आती है? स्पीड पर। एक्यूरेसी की समस्या मैथ पर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि टिक तभी लगता है जब आंसर निकल आएगा। आंसर नहीं निकला है तुम टिक नहीं लगाते हो। तो एक्यूरेसी प्रॉब्लम मैथ में नहीं है, मैथ में प्रॉब्लम है किसकी? स्पीड की। किसकी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। बात समझ गए ना? तो इन पर काम करो, वहां एक्यूरेसी पे वर्क ही नहीं कर रहे। समझ गए? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55% था, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य वही रहे। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पूरे 500 क्वेश्चन का सबमिशन इसी तरीके से प्लान किया गया है कि जब आप एग्जाम में बैठो और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी और उसके बाद इन सभी सवालों में जितना कुछ सिखाया है मैंने, उन सभी को आपने अपने मॉक्स में अप्लाई किया है, तो यकीन मानो 25 के 25 सवाल तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हर एक लेवल का पॉइंट पर बात हम लोग यहां पर कर चुके होंगे। तो अब यहां पर बड़ा आसान सवाल है कि किसी वस्तु को हमने पहले 100 रुपए में खरीदा, सवाल के अकॉर्डिंग 55% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 55% प्रॉफिट मतलब 155 में बेचा। अब सवाल का कहना है कि जो प्राइस है वो 24% बढ़ गया, मतलब अब ये 124 रुपए में खरीदा गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एसपी वही रहेगा, एसपी चेंज नहीं होगा, सेलिंग प्राइस वही रहेगा। तो अब आप 124 में खरीद के 155 में बेचा, तो दिखाई पड़ रहा है 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 31 गुणे 4, 31 गुणे 5। तो अगर 31 से कैंसिल किया इसका मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो 1 रुपए का फायदा 4 की परचेज पर। 1/4 कितना हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर लगे सो सिंपल। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये प्रेजेंटेशन जो है सवाल की, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नई है और ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। सवाल को देखो कैसे लगाया जाए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। एक बार अगर सीख गए, आपको इस सेशन में ऐसे लगभग 4-5 सवाल जरूर मिलेंगे पूरे इन 500 में। जो भी सवाल मुझे लगा कि यार ये एक्स्ट्रा सिखाने की जरूरत, उसके मैंने 3-4 सवाल जरूर डाले हैं, राइट। तो अब जैसे ये सवाल है, यहां पर हमें दे रखा है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर। आपसे इन्होंने पूछा है sec अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी गई। अब दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए। सबसे पहली बचती तो दिमाग में एक ये बची है कि मैंने ये बोला है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं पर ब्लॉक हो गए हो, मतलब लास्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि अगर कहीं पर ब्लॉक हो गए देन व्हाट, क्या किया जाए? तो साइन कॉस बनाएंगे। लेकिन साइन कॉस बनाने पर भी कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि अपने ऑप्शन भी खतरनाक है। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाएगी, ऑप्शन ऑब्जर्व करके काम करो। अब हम अपने ऑप्शन पे आए, 3 प्लस क्यू स्क्वायर है, 7 प्लस क्यू स्क्वायर है 5, मतलब यार यहां पर कुछ जोड़ घटाना कर सकते? बोले हाँ कर सकते हैं। अगर कर भी लिया तो सेक में बदल लोगे, लेकिन यहां पर टेन भी चाहिए, कोसिक भी चाहिए। समस्याएं आ सकती हैं आपके सोचने में। फर्स्ट अप्रोच आपकी जो भी हो लेकिन अगर एक बार ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हो गया, फिर दोबारा कभी भी आपके सामने आए तो कोई समस्या होनी है? नहीं होनी। आजकल सवालों का प्रेजेंटेशन वो ऐसे कर रहे हैं कि वो आपको देख के थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अगर आपने उस प्रेजेंटेशन को पहले से सीख रखा है तो आप इजिली कर पाएंगे। अब जैसे इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें, हमें tan स्क्वायर दे रखा है इन्होंने। tan स्क्वायर अगर इन्होंने दे रखा है तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अगर मैंने यहां से साइन को चेंज किया, यहां से हमने tan स्क्वायर अलग रख लिया,
क्योंकि टेन स्क्वायर अल्फा हमारे पास पहले से है, तो इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। इंटू एक टेन और होगा, तो उस टेन को अगर मैंने साइन और कॉसिक में, कॉस में बदला, साइन और कॉस में बदला, इंटू ये कॉसिक है तो इसको भी हम अपने साइन में बदल लेंगे। तो क्या दिखा आपको, यहां से साइन और साइन कैंसिल हो गया, ये कॉस ऊपर जाएगा, ये कॉस अगर ऊपर गया तो क्या बचेगा, सेक हो जाएगा, और एक सेक अल्फा आपके पास पहले से है। तो अब क्या किया जाए, सेक अल्फा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सेक अल्फा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये पूरा क्या बन गया तुम्हारा, सेक क्यूब अल्फा। अब अगर इसी प्रेजेंटेशन की जगह अगर वो डायरेक्टली सेक क्यूब अल्फा दे देते तो तुम परेशानी में आते, नहीं आते, फिर तो तुम तुरंत करके होते, वहां पर कोई इफ बट है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने यहां पर दिमाग लगाया कि हम प्रेजेंटेशन को ही थोड़ा टाइट कर देंगे, बच्चे को समस्या क्रिएट होनी चाहिए। अब एक बार आपने ये सीख लिया, दोबारा कभी भी सेम ऐसी या इसमें थोड़ा बहुत चेंज होके कोई भी प्रेजेंटेशन आएगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले घंटी कौन सी बजनी है, बोले पहले इसको नॉर्मल करते हैं फिर उधर पे फोकस करेंगे। अब जब इधर पे सेक स्क्वायर अल्फा कर लिया है, तो उधर पे अब आप सेक की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे सेक की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, बोले गुरुदेव दोनों साइड पे अगर एक जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो बना। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब सेक अल्फा यहां से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर की होल पावर 1/, अब बस ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज हो गई। अब एक बार आप सीख गए कहीं, अब यहां पर तुम लोग का दिमाग काम करना शुरू करेगा, दोबारा कभी ऐसी प्रेजेंटेशन आई, आपको पता है कि इसको सेक में हम कन्वर्ट करेंगे, इसे सेक में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव ऑप्शन में देखो 4 प्लस क्यू स्क्वायर कहां है, तो शायद फिर तुम इतना सब सॉल्व भी ना करके सीधे अपने ऑप्शन पे छलांग मार रहे होगे कि 4 प्लस क्यू स्क्वायर ढूंढ के काम चलाएंगे, राइट। ऐसी और भी प्रेजेंटेशन के सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो वहां पर फिर अपना टैलेंट भी दिखाना। समझ गए, जितना भी चीजें सिखा रहा हूं इन सभी को आप सीखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है, 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर के हिसाब से ए का पीछा करता है, बी द्वारा पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, अब ये सवाल आपके सामने, ये कौन सा सवाल है, चोर पुलिस, राइट। अब कई बार आपसे बोलेंगे कि पहले से ही डिफरेंस दे देंगे कि इतने मीटर की दूरी है, कई बार आपसे कहेंगे कैलकुलेट कर लो कितनी दूरी, जैसे यहां पर कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो आप इजीली कर सकते हो। अब इस सवाल को करना कैसे, रेशियो मेथड से सॉल्व करना है ना, रेशियो मेथड से आप हर एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें बोला कि ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू किया, 5 सेकंड बाद, अब 34 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहे हैं, तो 5 सेकंड बाद कितना दौड़ जाएगा, 34 गुणे 5 कर लेंगे, तो इसका मतलब 170 मीटर ये दौड़ गया। अब ए यहां पर खड़ा हो गया, और इस मूवमेंट पर क्या हुआ, बी ने दौड़ना शुरू कर दिया, अब बी ने इसका पीछा किया, बी इसका पीछा कर रहे हैं, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि भाई ए दौड़ रहा है हमारा 44 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ए दौड़ रहा है 34 के हिसाब से, बी ने पीछा किया 44 के हिसाब से, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनी, 10 मीटर पर सेकंड की बनी। अब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बीच का जो गैप है वो कवर किया जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है कि एक को स्टैंड बाई पे कर दो, जब हमने 34 वाले को 0 कर दिया तो 44 वाला 10 पे आया, बोले ये यहीं खड़ा है, बस कितना दौड़ना है 10 के हिसाब से 17 सेकंड में आप कवर कर जाओगे, राइट। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले, मतलब जो ये पकड़ेगा, बी ने कितनी दूरी तय करी। तो अब तरीका एक आपके पास कौन सा है, पहला तरीका आपके पास ये बन रहा है कि 17 सेकंड में पकड़ लिया, इसका मतलब 44 की स्पीड से 17 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर की गई, तो आप कहेंगे 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 17 सेकंड में पकड़ लिया, 17 चौको 68 हासिल 6, 17 चौको 68 और 6 74, 748 मीटर की दूरी बी ने कवर करी। अच्छा, कई बार सवाल में यह भी पूछ दिया जाता है, क्या पूछ देता है कि जब बी ने दौड़ना शुरू किया उसके बाद ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, है ना, चोर पुलिस वाले में पूछते हैं। तो भैया हमें पता है 17 सेकंड में आप अप्रोच कर लिए गए हो, तो 34 के हिसाब से 17 सेकंड में कितना ट्रेवल किए, गुणा इतना कर लिए।
एक तरीका तो ये गया। दूसरा रेशियो कॉन्सेप्ट बड़ा काम का रहता है इसमें। अब रेशियो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जब आपके सामने चोर पुलिस का सवाल आएगा तो जनरली ऐसे बोल देंगे कि इनके बीच की दूरी 170 मीटर है, चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है, तो वहां पर रेशियो लगा लो डिफरेंस पर। रेशियो डिफरेंस पर कैसे चलेगा वो समझ लो। अब ए भाग रहा है यहां पर और बी इसको पीछा कर रहा है और यहां पर के जाकर के ये पकड़ लेगा, राइट। तो अब यहां पर इनकी एवरेज स्पीड कितनी थी, अगर मैं देखूं कवर कितना कर रहे हो यहां पर, बोले सर 170 मीटर कवर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यही तो रहा। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेशियो बन रहा है 1 और 17 का, राइट। अच्छा यहां पर ए की स्पीड कितनी है 34 की, तो 34 के हिसाब से सेम रेशियो अगर बनाना है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 34 इंटू 17 आंसर, राइट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, रिलेटिव मोशन भी लगा सकते हो और रेशियो भी लगा सकते हो। अच्छा अब यहां पर रेशियो पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आजकल जो आपके सवाल की लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं वहां पर रेशियो कॉन्सेप्ट से ये सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व हो रहा है। जब डीप पूछेंगे है ना, जब वहां पर रेशियो आपको मिलने में थोड़ा सा टेंशन होगी तो आपका रिलेटिव मोशन तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम रेशियो को भी अप्लाई कर रहे हैं तो कई सवाल ऐसे चल रहे हैं जहां पर पेन भी ना चलाना पड़े और सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको सीजीएल 2023 का ले लेते हैं। एक चोर और पुलिस के बीच में 600 मीटर की डिस्टेंस है। चोर ने जैसे पुलिस को देखा, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगे। चोर की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है, पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर की है। तो बताओ पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी चोर को पकड़ने से पहले। तो अब यहां पे डिफरेंस कितना है, एक बराबर अगर उसने 600 मीटर कवर किया तो पुलिस की स्पीड 11 बराबर कितना किया होगा, एक बराबर अगर 600 तो 11 बराबर 6600, आंसर 6.6 किलोमीटर, खत्म, कोई पैन नहीं चलाना है। पुलिस चोर ने कितना दौड़ा 10 बराबर, अगर एक बराबर 600 तो 10 बराबर 6000, मतलब 6 किलोमीटर लग गया समझ। तो इसलिए रेशियो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस पे अप्लाई करो, जरूरी है, काम आएगा आपको, बहुत फायदा करेगा। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज से कुल देय मतलब पेएबल, ये हमें पे करना है, पे करना है दैट मींस अमाउंट। लैंग्वेज जरूर समझो, अगर इंस्टॉलमेंट पे सवाल आ रहा है तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपको जस्टिफाई करेगा कि ये अमाउंट है या फिर ये प्रिंसिपल है, राइट। तो इन्होंने हमसे बोला कि 5 वर्षों में 10% के हिसाब से ब्याज जो हम पे करना है हमें राशि, वो 9600 रुपए की राशि है। बताओ प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी बननी चाहिए। तो इसके 2-3 अप्रोच हमने समझे आपको। क्या करना है, जब इन्होंने एक बार बोला कि 5 वर्षों में, इसका मतलब 5 किस्तें देनी है, 5 किस्तें देनी है, तो यहां पर आप 100 उठा लो, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ऐड करते जाओ, 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा। यही तो हो गई आपकी 5 किस्त। इसमें क्या रहा, किस्त आपकी 100 रुपए की, बाकी का इंटरेस्ट होता है, राइट। एक तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है, ये आपका पेएबल अमाउंट है, इसके बाद आप सॉल्व कर जाएंगे। दूसरा एक तरीका और होता है पेएबल अमाउंट का कि भैया किस्त आपकी कितने रुपए की, 100 रुपए की मानेंगे हम किस्त, है ना। अच्छा जो आप आखिरी किस्त पे करने वाले हैं उस पर कोई ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि वो तो हिसाब किताब खत्म कर दिया आपने, तो उस पर कोई ब्याज लगना है नहीं लगना है। लेकिन जब सेकंड लास्ट किस्त, जो आखिरी किस्त गई, उस पर कोई ब्याज नहीं है, सेकंड लास्ट किस्त पर क्या होगा, बोले सर ब्याज लगेगा। मैंने कहा कितना लगेगा, बोले सर यहां से 100 रुपए की अगर किस्त है तो उस पर 1 साल के लिए 10% का ब्याज कितना बना, 100 रुपए का 10% कितना बना, 10 रुपए। तो गुरुदेव यहां पर 10% का ब्याज 10 रुपए लग जाएगा। मैंने कहा फिर, बोले सर जो थर्ड लास्ट किस्त थी उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपए, फिर 30 रुपए, और फिर पहली किस्त जो थी वहां पर 40 रुपए। ये भी आपका पेएबल अमाउंट है। प्रेजेंटेशन दोनों का है, दोनों सेम ही चीजें लिखी, अगर आप गौर करके देखो तो, अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर जाओगे तो आपके पास सेम ही डाटा आएगा, राइट। अगर मैं इन सबको हटाऊं यहां से, अगर मैं इन सबको हटाऊं यहां से, अगर मैं टोटल मतलब अमाउंट निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा, टोटल करें अगर तो ये 5 हो जाएगा और यहां से 100 हो जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 रुपए आपको पे करना है, सवाल के अकॉर्डिंग कितना करना है 9600 पे करना है, सवाल के अकॉर्डिंग 9600 पे कर रहे हो, तो 600 से कैंसिल किया तो 16 छिक्का 96, एक बराबर कितना आ गया 16। तो इसका मतलब 100 बराबर कितना, जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1600 रुपए, राइट। अच्छा अब इसके बाद में यहां पर कुछ बच्चों की एक क्वेरी रहती है, वो समझना। क्वेरी कौन सी होती है, ये तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा अगर तुम डीप समझ रहे हो, और ऑब्वियसली समझ रहे हो तो दिमाग में जरूर चल रहा होगा।
इन्होंने एक क्वेरी करी है कि प्रत्येक इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इन्होंने पूछा है, यहां पर लिखा जरूर नहीं है बट ये इक्वल इंस्टॉलमेंट पर ही बेस्ड सवाल होता है कि इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो जब इंस्टॉलमेंट बराबर है, पहली इंस्टॉलमेंट आपने कितने की भरी, दूसरी कितने की भरी, तीसरी 120, चौथी 110, पांचवी 100 रुपए की भर के आए, काय का बराबर, सब अलग अलग है, तुम तो कह रहे बराबर है और सवाल भी कह रहा बराबर है, तो फिर ये बराबर कहां से हुए। तो यार इनका इंस्टॉलमेंट पे लगाने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा रहता है कि जो इंस्टॉलमेंट होती है वो तो 100 रुपए की ही है, प्लस उस पर इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है ये जरूर चेक किया, और अमाउंट के अकॉर्डिंग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अमाउंट, प्रिंसिपल होता है यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया होता है। अगर प्रिंसिपल है, सपोज करो मैंने 6000 रुपए लिए, 1000 रुपए की किस्त में वापस करनी है, तो जब मैं पहली बार जाऊंगा तो 1000 रुपए मैंने वापस किए, राइट, और 6000 रुपए एक साल तक अपनी पॉकेट में रख चुका हूं, तो इसका मतलब 6000 रुपए पर ब्याज भी दूंगा, तो ब्याज किस पर लगा, 6000 रुपए पर, क्योंकि प्रिंसिपल दिया गया था। अब अगर मैं बोलूं कि यार मुझे 6000 वापस करने हैं, ठीक है, मुझे टोटल 6000 वापस करने हैं, तो जो भी अमाउंट में वापस फिक्स, जो भी हमारी किस्त है, जो भी कैलकुलेट करने पर निकलेगी वो किस्त और राशि पर ब्याज कितना लगेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब यार मैं पहली किस्त देने गया 100 रुपए की, हमें पता है हमें 5 किस्तें देनी है, मैं पहली किस्त पे करने गया, अब वो पहली किस्त में तो ब्याज वगैरह सब लगा पड़ा है, बाकी की जो 4 किस्तें हैं उन 4 किस्तों पर इंटरेस्ट कितना आएगा, बोले सर पहली किस्त तो 100 रुपए की आपने पकड़ा दी, बाकी की जो 4 किस्तें हैं मतलब 400 रुपए की किस्तें बाकी हैं, उन पर एक साल में 40 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो ये बन जाता है जाके 140। फिर मैंने बोला अच्छा सेकंड किस्त जब मैंने देने गया तो फिर मैंने बोला कि 100 रुपए फिर पकड़ो किस्त के अपने, तो बोले सर जी अभी 300 रुपए और देना है, 300 रुपए पर फिर से एक साल का ब्याज कैलकुलेट होगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 30 रुपए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट सेम, बात समझ गए। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया, 3 सर्किल है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सवाल समझना, इस तरीके से 3 सर्किल को इन्होंने रखा। अब इसके बाद बोला है इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा है, तो अगर इन तीनों सर्किल पर चारों ओर अगर हम धागा बांधेंगे तो कुछ इस तरीके से धागा बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा, यही बंधा, राइट। अच्छा थोड़ा सा अगर सर्किल और गोल गोल बन जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आपसे इन्होंने पूछा कि धागे की हमें लंबाई बताओ कि धागा लंबा कितना है, ये हमें निकाल। तो अब इस जगह पर देखो जब भी इस तरीके का फिगर आता है 2D फिगर पे या 3D फिगर पे, जब भी इस तरीके का फिगर आए या शेडेड फिगर आए, मैंने क्या प्रोसेस समझाई, पहले दिमाग लगाओ कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, धागा कहां कहां लिपटा है वो पता करो। तो अगर मैं इस सवाल में देखूं, ये रहा यार मेरा सेंटर, धागा इस पोर्शन में सर्किल के साथ लिपटा है, उसके बाद यहां से सर्किल से अलग हुआ, राइट, और उसके बाद फिर से इस पोर्शन पे सर्किल के साथ लिपटा है और यहां से सर्किल से फिर अलग, यही कुछ कहानी बन रही है। अगर मैं यहां से दिखाऊं कुछ चीजें तो मैं गौर करने वाली है, तो पहली चीज ये है कि यार अगर मैं इस लाइन को देख रहा हूं, ये लाइन कितनी है, यहां पर तुम्हारी ये लाइन बन रही कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सर्किल दोनों सेम है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी बड़ी होती है, बोले सेंटर के बीच की दूरी के बराबर। अगर सर्किल दोनों सेम है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर सेंटर्स। तो इनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, बोले रेडियस 7 सेंटीमीटर की है, तो डिफरेंस 14, तो मैंने कहा गुरु ये वाली लाइन कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, ये इतना पोर्शन। अच्छा सेम सिमिलरिटी यहां पर भी है, कितना पोर्शन हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। चलो भाई ये काम तो कर लिया, अभी कौन सा काम बाकी है, जो सर्किल को टच नहीं कर रहा था वो पोर्शन हमने निकाल लिया, दैट इज 42 सेंटीमीटर टोटल करने पर। अब जो सर्किल को टच कर रहा है उसको भी निकालो, तो उसको अगर निकाल रहे हैं तो वो कितना दिख रहा है, यहां से ये पोर्शन कितना दिख रहा है, सर्किल का 1/3 पोर्शन, यहां पर भी ये कितना दिख रहा है, सर्किल का 1/3 पोर्शन, वही तो करेंगे क्योंकि कट पार्ट करोगे अगर, और यहां पर भी ये कितना बनाएगा, बोले सर ये भी सर्किल का 1/3 पोर्शन ही बनाएगा, मतलब 120 डिग्री सिमेट्री से ये सब कटेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर हमने 4 सर्किल रख लिए तो तब क्या होता,
तो अगर हम 4 सर्किल रख लेते, सपोज करो ये 4 सर्किल हमने रख लिए, तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं कि ये भाई धागा हमने लपेटा, तो धागा यहां से यहां तक लपटेगा, ये सर्किल के साथ रहेगा, ये सर्किल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। हर एक सर्किल के साथ कितना बनेगा, 90। टोटल मिलाने पर कितना बन रहा है, 360। 360 डिग्री का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास जो वो लपटा हुआ सर्किल बन रहा है वो पूरा एक सर्किल बना दिया उसने। और कितना बड़ा सर्किल बनाया है, बोले सर जी 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाया है, इसके पेरीमीटर पे ये लपटा हुआ है। तो अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले का अगर पेरीमीटर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, दैट मींस 14 पाई। तो जो सर्किल के साथ में धागा लपटा था दैट इज 14 पाई, और जो सर्किल के साथ में नहीं था दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल धागे की लंबाई कितनी है, तो 42 प्लस 14 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट। बात समझ गए? अच्छा सवाल, कॉन्सेप्ट समझो कि आखिरकार सवाल को करना कैसे। अब इसके बाद जब एक बार समझ लिया, तो अब इसकी जब प्रैक्टिस करोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम ये सवाल आएगा तब सीधे सीधे तुम क्या करने वाले हो, अब वहां पर अप्रोच समझ लो। जब सीधे सीधे तुम्हें पता है कि यार एक पूरा सर्किल फॉर्म होगा, तो जब सवाल आपके सामने आएगा तो 7 पाई अगर रेडियस है, तो जो धागा लपटा होगा वो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग 14 पाई, तो इधर पे बन गया, डायरेक्टली 14 पाई बन गया। दूसरा, हमें पता है कि यार ये पोर्शन अगर ये 7 है तो पूरा 14 बन रहा है, 14 जैसे 3 बनेंगे तो 14 तिहाई 42। बस इतना करने की जरूरत है, पहली बार जब समझोगे तो टाइम लगेगा, बाद में सिर्फ इतना करके निकल लो। क्लियर हुआ? कोई डाउट बताओ। ये कहना है कि जैसे अभी हमने 4 सर्किल वाला समझाया था, बोले 4 सर्किल वाले से एक सर्किल बन रहा है पूरा। जब हमने ये 4 सर्किल वाला समझाया था, तो वहां पर क्या था, बोले जब हमने यहां पर जो पाइप को लपेटा, धागे को लपेटा, तो धागा कुछ इस तरीके से लपेटा जा रहा, राइट, ऐसा कुछ धागा लपेटा जा रहा। तो ये जो धागे लपटा हुआ है सर्किल पर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोले कि ऐसे 4 पोर्शन यहां पर दिख रहे थे, इन 4 पोर्शन के दिखने की वजह से तब हमारे पास एक सर्किल क्रिएट हुआ था, राइट। तो यार यहां पर ये लटक लपेट भी तो कितना रहा था, सिर्फ 90 डिग्री। तो 90 90 90 और 90 टोटल कितना एंगल बन गया इंटरनल, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को निकालूं, ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल, सबको मिला दिया तो एक सर्किल फॉर्म हो जाएगा। यहां पर ये एंगल कितना बनाएगा, जब 3 पोर्शन में बट रहा है तो 120 का एंगल बना। जब 120 का एंगल बना है तो ये सर्किल जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि ये हो गया तुम्हारा अपर पोर्शन, ये वाला हो गया तुम्हारा लोअर पोर्शन, और ये तीसरा वाला पोर्शन, ये 3 पोर्शन बने, समझ गए। तो इसलिए सर्किल फॉर्म हो जाएगा। यहीं पर अगर 5 होते तब बन जाएगा, अब सबसे हो जाएगा, कितने भी सर्कल डालते रहो सब बन जाएंगे। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है, 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्री वृत्त। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल पर सवाल, एक कॉन्सेप्ट पर सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल देंगे, फिर कहेंगे बड़े वाले वृत्त की जीवा, छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, कांड शुरू करो। सबसे ज्यादा सवाल ये रिपीट होता है। अच्छा, दूसरा कभी और सवाल कॉन्सेंट्रिक सर्किल पे ये भी पूछ देते हैं, जैसे अगर इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल एक बनाया और ये दूसरा बनाया, तो जो सबसे ज्यादा सवाल रिपीट हो रहा है वो ये होता है, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, देखा भी होगा तुम लोगों ने। इसके अलावा एक सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं, राइट। तो यहां पर तुम्हें पता है सिमेट्री अप्लाई होती है। वो जनरली क्या पूछते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और इस पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यार ये पोर्शन जब सिमेट्री है तो ये दोनों पोर्शन बराबर कटते हैं, ठीक है, डिटेल आपको पता है। तो यहां पर ऐसी बातें भी की जा सकती हैं। जनरली आपसे पूछा जाता है कि इसकी जीवा इसकी टेंजेंट है, चर्चा करो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। अभी बात कर रहे थे, सवाल भी वही है, तो कर जाएंगे। क्या करना रहेगा, हमेशा ध्यान रखो, जैसे अगर मैंने यहां से ये कॉर्ड ड्रॉ करी, तो हमें पता है छोटे वाले सर्किल पे समझना यार, छोटे वाले सर्किल को अगर मैंने यहां से ये मिलाया तो ये क्या हुआ, रेडियस हो गई, और रेडियस है छोटे वाले की 16। अब अगर रेडियस को मैंने टेंजेंट्स, अभी बड़े वाले सर्किल पर ध्यान ही मत दो, हर एक चीज को क्लियर रखो। बड़े वाले सर्किल को नहीं देख रहे, छोटे वाले सर्किल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, श्योर शॉट है, कोई डाउट नहीं यहां पर। ये इतना कर लिया, अब छोटे वाले सर्किल को भूल जाओ। अब छोटे वाले सर्किल को भूल के बड़े वाले सर्किल को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं,
तो बड़े वाले सर्किल की एक जीवा है, केंद्र से 16 सेंटीमीटर लंबा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तुम्हें पता है अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो करता क्या है, वो जीवा को बाइसेक्ट कर देता है, बराबर बराबर बांट देता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड का, राइट। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, 16 और 20 दे रखा है, तो ट्रिपलेट कितना बन रहा है, 12 16 20, 3 4 5। तो अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है तो ये पोर्शन कितना हो गया 12, अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12, तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी 24। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, ऐसे नहीं करना कि कुछ भी कर देंगे, बोले सर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पीछे का लॉजिक बताओ, क्यों मिड पॉइंट है, क्यों परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है 72। तो अब यहां पर आता है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यह है मेरे भाई कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है किसी को। लाइक मैंने बोला 64 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, या 66 का बताओ, 68 का बताओ, है ना, और लंबा नंबर ले लेते हैं, 120 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, पता है। अब 120 का डिविजिबिलिटी पकड़ लो। आगे सवाल बोले 120 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो यहां पर कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगता है, मतलब और डिविजिबिलिटी रूल्स को मिला करके कंबाइंड कर करके कोई रूल बनाया गया। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी नंबर की आपको डिविजिबिलिटी पता करनी उसके प्राइम फैक्टर कर, ठीक है। 120 के प्राइम फैक्टर में अगर ब्रेक किया तो 2 कितने बार मिल रहा है, 4 8 बार जाएगा, 16 बार नहीं कटेगा, है ना। तो अगर मैं 120 को प्राइम नंबर के पावर्स के फॉर्मेट में अगर ब्रेक करूंगा तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8 मिलेगा। ऐसे फैक्टर करना है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, उसका तरीका ये प्राइम नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट मार दो, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। अब 8 निकाल दिया, बचा कितना 15। 15 को क्या करोगे, 3 और 5 और कर लो, 3 और 5। क्या समझ में आया। अब तुम्हें इसके किसी भी फैक्टर में कुछ भी पार्ट कॉमन दिख रहे हैं, जबकि इसके फैक्टर अगर हम बनाना चाहें तो शायद ये भी बन सकता है ना, 4 गुणे 6 गुणे 5, या फिर 120 देख करके 3 गुणे 4 गुणे 10, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना, 0 0 हटाई 3 चौको 12। लेकिन इन फैक्टर्स में तुम्हें देखो इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोप्राइम फैक्टर कर लो, और हमने कोप्राइम फैक्टर कर लिए 3 8 15 5। तो अगर कोई संख्या 3 8 और 5 तीनों से कट रही है वो 120 से भी कटेगी डेफिनेटली। ये होता है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। अब ऐसी 72 पे आओ, तो 72 के फैक्टर्स तो 18 चौको 72, बट क्या ये प्राइम को प्राइम फैक्टर है, 18 और 4 दो कॉमन है, नहीं है। तो ऐसे 72 के अगर हमने फैक्टर किए तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आएंगे, तो 8 निम्मा 72, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ गए। तो 8 और 9 की डिविजिबिलिटी अपन लगाएंगे। अगर 8 की डिविजिबिलिटी लगाएं, पता है आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाए, तो अगर आखिरी के 3 अंक में काटा 8 निम 72, 6 बचा। अब क्यू की वैल्यू कितनी रखी जाए कि 8 से कट जाए, तो 6 वाली लाइन में तो 64 ही मिलता है 8 से डिविजिबल। तो यार ये श्योर शॉट हो गया कि क्यू की जगह पर आप 4 रख दीजिए, काम बन जाए। क्यू की वैल्यू फाइनल, हमने क्यू की वैल्यू निकाली। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल बताया कि 9 के पेयर बनाते बनाते गायब करते जाओ, जोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, ये कैलकुलेटिव हो सकता है। तो 9 का पेयर बनाया तो ये तो 9 खत्म हुआ, 6 और 3 9, ये सीधा सीधा साफ हो गया। 8 7 15 और 3 18, ये भी गायब हो गया। अब हमारे पास 8 + 4 + p बचा है, 8 और 4 12, 12 में से 9 गायब करो 3, तो 3 + p बचा है। आपका कहना है कि सर जी 3 + p 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, बस इतना पता कर लो। तो p की वैल्यू कितनी रख दी जाए, p की वैल्यू हो गई 6, निकल आई वैल्यू, सबकी काम खत्म हो गया। अब अगर सबकी वैल्यू रखो, p की वैल्यू 6 रखी तो ये हो जाएगा 36, q की वैल्यू अगर 4 रखी तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 12, 6 6 12 4 16, 12 2 14 हासिल 1, और ये हो जाएगा 64, रूट 64। अब रूट 64 की बात आई तो आंसर 8। यहां पर 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट समझो, राइट। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या समझने, पहला पॉइंट तो ये तो आपको सबको पता होगा कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। जो लोग ये एरर करते हैं वो मत करना, मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही रहती है कि जनरली सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रूट 64 बराबर क्या लिखते हैं 1 - 8। मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन कई बार किया हुआ है, फ्यूचर में फिर भी कर दूंगा, लेकिन आप यही समझ लो कि रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। रूट 64 की वैल्यू +- 8 नहीं होती है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +8 होती है।
ठीक है, राइट। चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं क्या समझा रहा हूं आपको, वो जरा समझना कि जैसे अभी हमने 8 की डिविजिबिलिटी लगाई थी 7 8 क्यू पर, राइट। तो यहां पर हमने 8 की डिविजिबिलिटी लगाई, 7 8 क्यू था। तो आपको पता है कि क्यू की वैल्यू डायरेक्टली आपने कितनी निकाल ली, 4, राइट। दूसरा एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सवाल में ऐसे भी हो सकता है 7Q8 और यहां पर आपसे 8 की डिविजिबिलिटी अप्लाई हो रही हो। सपोज करो कि यार ये Q एक अंक पहले होता, तो वहां पर सिखाने वाला पॉइंट क्या वो समझा रहा हूं। अब हमें यहां पर 7 के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कट रहा है। सबसे पहले 708 पे आप ट्राई करोगे, यही करते भी हो आप, कोई नई बात नहीं बताऊं। तो आपने 708 पे ट्राई किया, 708 कट रहा है, बोले नहीं कट रहा है। फिर आप 718 पे गए, क्योंकि Q बराबर 1 रखा तो 718। ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि अगर 1 रखा तो 8 8 64 खत्म हो गया, 7 और 78 तो नहीं कटेगा। फिर आपने Q बराबर 2 रखा, जैसे ही आपने Q बराबर 2 रखा तो 72, 8 ने 72, 8 एकम 8, 91 टाइम्स कट जाएगा। अब यार यहां पर जब 2 आ गया तो अब आगे चेक मत करना, ध्यान रखना ये जो मिडिल टर्म होता है ये 4 की रिपीटेशन को फॉलो करता है। 4 का रिपीटेशन मतलब 2 में 4 जोड़ दो 6, Q बराबर 6 भी पॉसिबल है, 768 भी 8 से कटेगा। फिर से अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वहां पर फिर 2 टर्म्स हो जाएंगे, इसलिए वो फिर वर्क नहीं करेगा। तो Q के पॉसिबल वैल्यूज 2 निकल के आ जाएंगे। दैट मीन्स Q अगर लास्ट में है तो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, Q अगर बीच में है तो 4 पे रिपीटेशन। हमेशा कितने पे रिपीटेशन है, 4 पर। जैसे सपोज करो Q की वैल्यू सपोज करते 1 आया फॉर एग्जाम्पल, तो Q की अगली वैल्यू कितनी आएगी, 5, फिर अगली वैल्यू कितनी आएगी, 9। एक डिजिट में 4 4 का गैप देके जितने भी नंबर्स बन जाए। अगर Q इस जगह पर आया होता 7 वाली प्लेस पर, तो रिपीटेशन 2 पर होता है। अच्छा ये रिपीटेशन फॉर्मेट भी कहां से बनता है, हमें पता है ये दहाई वाले अंक पे रखा है, तो दहाई वाले अंक में 8 का मल्टीपल कौन सा है जिसमें लास्ट में 0 है, 40 बनता है। तो 0 तो इसको एडजस्ट करने में लग गया, तो Q को कितना डिफरेंस मिल रहा है, 4 का, तो इसलिए 4 का रिपीटेशन होता है। यहां पर अगर देखा जाए लास्ट के 2 0 मिल रहे हैं, 8 का मल्टीपल कौन सा है, 200। तो 200 में 2 0 तो इधर एडजस्ट करेंगे, तो यहां पर रिपीटेशन कितने का मिलेगा, 2 का। तो जैसे अगर मैं देखूं यहां से 2 रखने पर 728 कट रहा है, तो 7 में 2 जोड़ दो 928 भी कटेगा, 2 घटा दो 528 भी कटेगा, 2 घटा दो 328 भी कटेगा, 2 घटा दो 128 भी कटेगा 8 से। बात समझ गए ना, ये रिपीटेशन समझाना है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये पॉइंट आएंगे, इनको आपको रखना रहेगा, नोट करते जाना जैसे भी आपको करना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या, ये लो पुलिसकर्मी आ गया। अब इसको कैसे करना सिखा चुका हूं, जब एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो अब अप्रोच लगाओ। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, बीच का गैप 450 हो गया। इन्होंने बोला है, पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल 7 और 8 के में है, डिफरेंस कितने का आया, एक का डिफरेंस। किसको कंपेयर किया जाके, एक के डिफरेंस है 450 मीटर कवर कर रहे हो। पूछा क्या इन्होंने, कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। पुलिसकर्मी कितना दौड़ रहा है, एक बराबर अगर 450 है मेरे भाई, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर जी 450 गुणे 8, ये आ जाएगा 45 दूनी 90, 3600 मीटर। 3600 मीटर को आप क्या लिखते हो, उन्होंने आंसर पूछा है किलोमीटर में, तो 3.6 किलोमीटर लग गया। ये लो, पहले सेशन से ही तुम प्रैक्टिकल करने लगे कि आखिरकार इस पूरे सीरीज से तुम्हें फायदा क्या पहुंचने वाला है। ये सवाल CGL 2023 के मोस्ट रिपीटेड सवाल में से एक है। आप देखो कोई भी पेपर उठा के आपको बहुत मिलेगा, और सिर्फ आपको यही करना है, ये कंपेयर, ये रेशियो मेथड है। बात समझ में आएगी। यहीं पर अगर पूछ देते चोर के हिसाब से कि चोर कितना दौड़ रहा है, तो अगर 1 बराबर 450 है तो 7 बराबर 450 गुणे 450, 7 गुणे 450 लग जाएगा। चलो आगे बढ़ लो, अगला सवाल क्या, एक चोर ने, वाह क्या सवाल इन्होंने बनाया। एक चोर ने 12:30 पर एक बाइक चुराई और 48 की स्पीड से निकल लिया। अब इन्होंने इनिशियल डिस्टेंस नहीं दी, जैसे पिछले सवाल में दे रखी थी 450 मीटर दूर, इस बार नहीं दी, इस बार निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा अब आपसे यह पूछा जा रहा है 48 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता लग गया, ठीक है। और स्वामी जो भी है उनके, मतलब मालिक जो भी है, उन्होंने 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक से पीछा करना शुरू कर लिया। तो अब आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। इन्होंने टाइम ड्यूरेशन यार पूछ दिया। अब टाइम टू डिस्टेंस होता तो रेशियो कॉन्सेप्ट लग रहा है,
टाइम ड्यूरेशन है तो फिर क्या करोगे, रिलेटिव लगा लेते हैं। तो अगर ये 12:30 बजे दौड़ लेके चला, आधे घंटे बाद चोरी का पता लग गया, मतलब आधे घंटे बाद ये पिछा लिए गए हैं, तो आधे घंटे में ये चोर कितनी दूरी पर निकल जाएगा? 48 की स्पीड है, आधे घंटे में 24 किलोमीटर निकल लेगा। बोलो हाँ या ना। अब चोर यहां पर और ओनर यहां पर, यही चीज रही। अब क्या हुआ, चोर भाग रहा है 48 से, ओनर भाग रहा है 58 से। डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 10 का। और उस 10 के डिफरेंस से आपको कवर कितना करना है? 24 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम बराबर यहां से आ जाएगा कि हमें 24 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की हमारी रिलेटिव स्पीड है, इसका मतलब 2.4 ये टाइम हमें लगेगा। तो मेरे भाई अगर ये सब का, अच्छा एक चीज और है, ये सीन कितने बजे का है? 12:30 बजे चोर ने बाइक उठाई, 1 बजे, आधे घंटे बाद 1 बजे यहां पर पहुंचा। 1 बजे जब चोर यहां पर है, ओनर यहां पर है, दैट मीन्स ये जो पिक्चर है ये 1 बजे की है। ये कब की है? ये 1 बजे की है। बात समझ गए? तो 1 बजे से लेकर के उसे 2.4 घंटे का टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? आंसर हो जाएगा 3:40। राइट। और फिर यहां पर करो एक पॉइंट मार्क। क्या पॉइंट मार्क करो? कौन सा? मैंने कई बार सेशन में बताया हुआ है, आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि कहीं पर कोई गलती हुई है आप लोगों से? मैं हर एक सेशन में ज्यादातर मैं बोलता हूं कि जब गलतियां होंगी ना आपसे, तो इतनी छोटी और मासूम होगी, तुम्हें फील नहीं होगा कि तुम गलती कर गए कहीं पर, बट तुम इस सवाल में एक बहुत बड़ी ब्लंडर कर गए हो, तुम्हारा आंसर गलत है। क्लियरली सोचो कहां पर गलती करी हमने, और नहीं सोच पा रहे तो मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट नोट कर लो, आवर्स और ईयर्स को कभी भी डेसिमल में रिप्रेजेंट मत करना। मैंने हमेशा लिखा है ये बात। आवर्स और ईयर्स को मतलब घंटे को और साल को कभी भी डेसिमल में रिप्रेजेंट मत करना, क्योंकि डेसिमल जो होता है वो 10 पर कैलकुलेट होता है, और जो घंटा होता है वो 12 के अकॉर्डिंग या 24 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है। साल जो होता है वो 12 महीने के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा होता है। तो और जब डेसिमल होता है वो 10 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा होता है, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि आवर्स और ईयर्स को कभी भी डेसिमल में कैलकुलेट मत करना। 2.4 इसका मतलब क्या दिख रहा है? 2 घंटा 40 मिनट दिख रहा है, जबकि क्या 2 घंटा 40 मिनट होने वाला है। इसलिए इसको हमेशा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रैक्शन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये देखो गलत है यार मेरे भाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोले सर इसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 घंटे तो सेपरेट आ जाएंगे, 2 घंटे तो सेपरेट आ गए, 20 निकल गया, कितना बचा? 4 बचा है। 4/10 घंटा और है। 2 सही 4/10 या फिर 2 सही 2/5 लिख सकते हो आप। और अब अगर मैं इस 2/5 को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? 60 से गुणा कर दूंगा। तो 4/10 को अगर मैंने 60 से गुणा किया तो 6 चौको 24, तो 2 घंटा 24 मिनट का टाइम लगेगा। अब मेरे भाई 1 बजे का ये सब कांड था, तो वहां से 2 घंटा 24 मिनट जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3:24 पर ये पकड़ा जाएगा। ये गलत हो जाएगा। छोटी सी एरर थी, पता भी नहीं लग रही थी यार, ये गलती तो हो भी नहीं सकती यार, है ना? और होती है वो, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन रखा हुआ है कि तुम आओ और टिक करके निकल लो। ये समस्या यही इसीलिए रखी जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आवर्स और ईयर्स को कभी भी डेसिमल में रिप्रेजेंट मत करना, आपके गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये सवाल अब आता है। इस सवाल पर कई अप्रोचेस आप लोग डिस्कस भी कर चुके, कई प्रैक्टिस भी कर चुके, बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि सवाल भी बहुत रिपीट हो रहा है। तो अब यहां पर तुम लोगों का नजरिया क्या होना चाहिए? ये सब कुछ मेंटली कैलकुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, है ना? कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें पेपर में भी बढ़िया नोट्स बनाने की बीमारी होती है, पता नहीं क्या करेंगे वो, पेपर वाला कागज तो वही रखवा लेते यार वो भी तो लाने को नहीं मिलता। नोट्स बना के क्या करोगे? कुछ नहीं करना होता है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जितना रफ वर्क कर सको करो, बट मेंटली कैलकुलेट करो। अभी जनरली इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका जनरली बच्चे क्या लगाते हैं, आप लोग में से कई नहीं लगाते होंगे, बट कई लगाते भी होंगे, इतना भी हमें पता है। क्या करेंगे? बोले सर प्लस वाला चाहिए, तो पहले दोनों साइड पर प्लस जोड़ेंगे, दोनों साइड पर 2 जोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? बोले फिर यहां पर ये आएगा ऐसे x² + 1/x²। मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूं तो फिर ऐसे ही पढ़ाता हूं, तो इसका ये वर्ग बनेगा, इसका वर्ग बन जाएगा, यहां पर कितना बनेगा? 196 बनेगा। दैट मीन सर x² + 1/x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब क्या किया? बोले सर फिर से दोनों जगह पर 2 जोड़ेंगे, राइट? तो ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो फिर थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाते हो आप लोग, फिर आप डायरेक्टली ऐसा निकाल लेते हो कि x + 1/x = 4। आपको लगता है आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया,
शायद जितना आपने यहां तक लिख के जितना टाइम लगाया था उतनी देर में ये सॉल्व करके आगे निकल भी जाते अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे होते तो। यस और नो, राइट? तो ये सब मत करना, तुम्हें भी पता है स्टेप वही है, हर एक बच्चे को पता है स्टेप वही है। जब स्टेप वही है तो टाइम को कैसे मिनिमाइज करोगे? मेंटल कैलकुलेशन को करके। हमें पता है पावर 4 है, ये 194 है, दो जोड़ने पर काम बनेगा हमारा, क्योंकि हमें प्लस वाला चाहिए, दो जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने दो जोड़ा हमें सीधा दिख रहा है कि यहां पर क्या बनेगा हमारे पास स्क्वायर, और इधर पे 196 बन रहा है, इसका मतलब ये 14 बनेगा। ठीक है, 14 में फिर से दो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल नंबर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 14 और 2 16, 16 मतलब 4, x प्लस 1। अभी दिमाग में ही चल रहा है ना सब, आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? सच में पता लगे सब ऊपर से जा रहा है, बोले अनुशंकर तो पढ़ा गए तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो गया। समझो, पावर 4 थी, दोनों साइड पर दो दो जोड़ा, तो ऑब्वियसली आप स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मेट बना और इधर पे 196 की जगह 14 बचा। फिर से आपने स्क्वायर को फिर से रूट करेंगे तो नॉर्मल फॉर्मेट पे आपका कितना आया, 4 है। अब नॉर्मल फॉर्मेट अगर 4 है तो हमें पता है सर ये वाला जो वैल्यू होता है ये होता है पी क्यूब माइनस का 3p, 4 का क्यूब 64 और माइनस का 3p मतलब 12, आंसर 52। लग गया सवाल, खत्म। तो अगर मेंटली कैलकुलेट करोगे तो शायद 10 सेकंड 12 सेकंड पर्याप्त टाइम है, और अगर लिख के करोगे तो सवाल ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि सवाल 25-30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेगा, बट 25-30 सेकंड तो लेगा, और वहां पर एक एक सेकंड की बहुत बड़ी वैल्यू अगर आप समझ रहे हो तो, नहीं समझ रहे हो तो घंटे भर की भी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझे? चलो भाई आगे देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, यहां पर सबसे पहले ये होता है प्रैक्टिस का मजा कि हम सवाल को देखते ही पहले कैसे अप्रोच कर ले। अब जैसे ही हमने सवाल को देखा दिमाग में क्या आया, k प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू -2। फिर हम इधर पावर से, इधर पूछा क्या है उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े अगर हमारी प्रैक्टिस सही है। k प्लस 1 प्लस के प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू -2, कौन सा अप्रोच है, -1 है ना। और अगर ये प्लस का 2 बन रहा होता तो k इज इक्वल टू +1 बन जाता। तो डायरेक्टली हमने यहां से क्या निकाल लिया, k की वैल्यू। ये होता है प्रैक्टिस का मजा कि जैसे ही आप प्रैक्टिस, जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत, ये प्रैक्टिस बड़ी यार इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए जितना हम जब 200 में से 200 स्कोर किए थे, है ना, 2016 2017 जब टॉप किया तो सबका एक ही क्वेश्चन रहता था। उससे पहले कभी 200 में से 200 आए नहीं थे, सबका एक ही रहता। बोले सर ऐसा क्या पढ़ा, किससे पढ़ा, कितनी प्रैक्टिस, सब कुछ। उनके 1000 क्वेश्चन रहते थे और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि यार इन्होंने जब इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है तो ये हमें कुछ एक लंबी चौड़ी कहानी सी बताएंगे। मैं जहां पर भी जिससे भी मिला हूं सबका पहला क्वेश्चन यही होता था, और इवन अभी भी यही होता है। और मैं शायद पिछले 3-4 साल से यही समझा रहा हूं कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस। एक शब्द होता है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे, जितना प्रैक्टिस कम करोगे। एक कहावत मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर अभ्यास के दौरान पे जितना खून बहा लोगे, युद्ध के मैदान में उतना खून कम बहेगा। तो मर्जी वही है आपकी। अब जितनी प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में उतना फायदा मिलेगा, सिर्फ ये कहानी है, बाकी ज्ञान तो बहुत है। ठीक है, तो बस ये चीज रही। अब के बराबर -1 जैसी रखा, के की पावर 10 है तो ये क्या हो जाएगा, इवन पावर की वजह से +1 हो जाएगा। के की पावर 11 है तो ऑड पावर की वजह से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन आंसर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सेकंड। लगे, खत्म। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या। अब जैसे इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली 0 से 90 के बीच में ही रहेंगे। अब 0 से 90 के बीच में वैल्यू कहां पर जा रही है, तो आपको पता है यहां से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 के अकॉर्डिंग 60 डिग्री हो जाएगा। वहीं पर अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 45। इन्होंने सवाल भी बड़ा मजेदार पूछा है, tan 6 अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो tan 6 अल्फा के लिए क्या किया जाए, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 105 आ गया, 105 आ गया। अगर 6 अल्फा चाहिए तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर, 3 से गुणा कर दिया तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 315 डिग्री। तो इनकी इच्छा यह है कि हमें tan 315 डिग्री का वैल्यू बताओ। क्या समझे कि हर बार ऊपरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, डीप नॉलेज के बारे में भी सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राइट। अब वहां पे अगर हमें इसका आंसर चाहिए tan 315 डिग्री का चाहिए,
बताने को कई वर्बली बताएंगे, लेकिन बता वही पाएंगे जिनको कार्टेशियन प्लेन का नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो गच्चा खा सकते हो। कार्टेशियन प्लेन क्या रहेगा, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। ये होता है आपका डिग्री, यहां पर 0 रहता है, ये 90 रहता है, ये 180 रहता है, ये 270 रहता है, और ये अगेन 360 आ जाता है। यहां पर ASTC आप यूज करते हो। ए मतलब सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, एस मतलब साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, इनवर्स। यहां पर टी, टी मतलब टेन, टेन का अपोजिट कॉट, और यहां पर सी मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक। ये वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव रहेंगी। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव मिलेगा, बाकी का सब नेगेटिव होना है। अच्छा, यहां पर बच्चों के साथ में दो जगह पर दिक्कत आती है। ये जब भी आप चेंजमेंट करते हो, जितने लोगों ने भी सीखा हो सब लोग बताना सही बात बोल रहे हैं गलत। जब भी हम एंगल्स वगैरह को चेंज करते हैं तो वहां पर दो समस्या हमें फेस करने को मिलती हैं। उनमें से एक समस्या ये होती है कि हमसे साइन की प्रॉब्लम होती है। साइन हमसे कभी प्लस लग जाता है, कभी माइनस, उसके बारे में हमें डाउट रहता है, यस और नो, पहला चेंज। दूसरा चेंज हमें डाउट ये रहता है कि कब साइन को कॉस में बदलेंगे और कब साइन को कॉस में नहीं बदलेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट पर ही गलतियां संभालनी होती है। अगर 2 पॉइंट पर गलतियां संभाल ली, सवाल गलत नहीं होगा। तो उसका सबसे प्यारा तरीका यह है मेरे भाई, साइन सबसे पहले जस्टिफाई कर लो। इन्होंने क्या पूछा है, tan 315 डिग्री। tan 315 कहां पर जाएगा, 270 और 360 के बीच। तो यहां पर तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्लियर होगा कि आंसर नेगेटिव आएगा, तय बात है। और अगर हम आंसर नेगेटिव को देखें तो यार ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, उसमें से अगर 1 घटाए तो ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव आंसर आपके पास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन 1 लग गया सवाल। तो सबसे पहले साइन कंफर्म कर लो कि साइन कौन सा आना है। उसके बाद में ध्यान रखना हमेशा 90 के इवन मल्टीपल पे चेंजेस नहीं होंगे और 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंजेस, राइट। अगर जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा 315 को, अगर मैंने यहां पर लिखा 10, कितना लिखूंगा, 315 लिखूंगा, तो इसे मैं दो तरीके से चेंज कर सकता हूं। दो तरीके से कौन सा तरीका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10 360 माइनस 45, दूसरा हो जाएगा यहां से कॉट, सॉरी 10, अभी तो 10 ही रहेगा प्रभु, 10 270 प्लस 45, यही तो आएगा, राइट। चूंकि ये 1045 और कॉट 45 का मुद्दा है तो इसलिए वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। बट अगर यहां पर कोई और एंगल हो जाता, लाइक 30 हो जाता, तो समस्या बन सकती थी। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए। अब जब हमें ये तो पता है कि साइन कैसा आएगा, बोले डैम से और सर साइन नेगेटिव आएगा, दूसरा कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। तो साइन तो नेगेटिव चला गया। अब चेंज वाला समझ लो, ये यार 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 90 गुना 4 360 होता है। तो क्या इसे 10 को चेंज करोगे, नहीं करना है, तो 10 लिखा रहेगा और बाद वाला एंगल कितना है, बोले 45, ये आंसर हो गया। और चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव जरूर लगा। उसी तरीके से यहां पर सबसे पहला काम तो साइन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये जो 270 ये 90 गुना 3 है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, सर 10 को बदल देंगे, हो जाएगा कॉट और बाद वाला एंगल लिख देंगे। अच्छा, बच्चा यहां पे इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये वाला माइनस प्लस फर्क डालता हुआ दिखाई पड़ता है ना। ये कुछ नहीं होता, ये 100 पीस में लगा है, इसका कोई मतलब। ये माइनस और प्लस यहां से डिसाइड होता है, इन माइनस और प्लस से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही वो जानना चाह रहे थे, बाकी इस सवाल में उन्हें जानने के लिए कुछ नहीं था। तो और ये जानना था कि आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज है चीजों की या नहीं। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 48, 55 और 73 है। इस सवाल को यही रोक लो। इस पूरे सवाल में जो भी खेल था वो बस यहीं पर है, इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं है, जितना कांड है सब यहीं पर है। मैंने ट्रिपलेट बहुत लिखा है, मैंने ये इतने ट्रिपलेट लिखा दिए कि आपके एग्जाम में जो भी पूछा जा सकता है वो सब उन्हीं ट्रिपलेट में से आएगा। और मैंने उसमें कुछ स्पेशल ट्रिपलेट भी लिखाए थे, जहां पर पहुंचने की कोई अप्रोच नहीं होती है, वो डायरेक्टली दिमाग में सेट करते हैं। जैसे आपको पता है ऑड नंबर्स की ट्रिपलेट है ना, जैसे अगर मैंने ऑड नंबर्स की ट्रिपलेट उठाई, 3 लिखा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 1 घटाया, 8/2 मतलब 4, 9 में 1 जोड़ा, 10/2 मतलब 5। ऐसे ही अगर 5 की बात करूं तो 5 का वर्ग 25,
1 घटाया 24 तो 12 13, 5 12 13, ऐसे ही 7 24 25। ये आपको पता है कि एक पैटर्न है, और पैटर्न है तो चीजों को फॉलो करना काफी आसान हो जाता है। यहीं पर अगर मैं 11 के बारे में बात करूं, 11 60 61 इतना तक एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। जाने को आप 13 पर भी जा सकते हो, तो 13 पर अगर जाएंगे तो 13 64 नहीं, 13 तक जाएंगे तो ये 13 84 85 बनाएगा, है ना। 13 का वर्ग 178 है, 169 में से एक कम किया 168/2, 170/2, 13 84 85 ये बनता है जाके। अब इधर पे आ जाओ इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स की ट्रिपलेट बनती जाके 8 15 17। बनने को तो 4 से भी बना सकते हो, 4 4 के गैपिंग पे ये बनती है हमेशा, ठीक है, 4 4 के गैपिंग पे बनेगी। तो बनने को तो 4 से भी बना सकते हो। 4 का क्या बनेगा, 4 3 5, 2 का गैप रहेगा। सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी, ये पता है। तो अगर मैं यहां पर 12 बनाऊं तो 12 का आधा किया 6 का वर्ग 35 और 37। 16 लेना चाहूं, 8 का वर्ग 64 63 और 65। 20 ले लिया, 10 का वर्ग 99 और 101। ये बन गया जाकर के। ये इवन नंबर्स वाली ट्रिपलेट चलती है, फॉर्मेट होते हैं, मैंने डिटेल में सोचा। लेकिन अब यहां से स्पेशल फॉर्मेट बनना शुरू होता है। जैसे एक ये 20 वाला है, 99 और 101, ऐसे ही 20 वाला एक स्पेशल कौन सा होता है, 20 21 29। और बहुत पूछता है ये, राइट, बहुत पूछता है। और कौन सा होता है, एक होता है 28 वाला। ये 3 4 है स्पेशल है जिनको दिमाग में रखना। एक होता है 28 वाला, 28 45 53। अब ये इसको बनाने के लिए पैटर्न तुम्हें नहीं मिल रहा है, बट ये ट्रिपलेट भी और एग्जाम में भी पूछ रहे हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया 28 45 और 53 ये भी एक ट्रिपलेट है। एक और ट्रिपलेट है जो सामने लिखा है तुम्हारे, कौन सा, 48 55 73। क्या इसका भी कोई पैटर्न है तुम्हारे पास, 48 55 73, ये भी ट्रिपलेट है। अब मेरे भाई अगर तुम्हें ये ट्रिपलेट पता है, समझना, तो सवाल को जैसे ही पढ़ा दिमाग में घंटी क्या बजी, त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, सवाल वहीं ढीला जाएगा। और अगर सपोज करो कि ये ट्रिपलेट पता नहीं है, अब तुम क्या करोगे, पहले ट्रायंगल का नेचर पता किया जाएगा, बिना नेचर पता करे सवाल को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो ट्रिपलेट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मैंने ट्रिपलेट लिख दिए इतना पर्याप्त है, इन सभी को आप कवर करके रखिएगा। अब हम अपने सवाल पर बात करते हैं कि जैसे हम सवाल पे गए, हमने साइड देखी 48 55 और 73, दिमाग ने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज बना लेते हैं, समझ लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, है ना। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये 48 55 73 ये बना जाएगा, ये 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने बोला सबसे लंबी भुजा का मध्य बिंदु। अच्छा एक बात बताओ, अब तो राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ गई होंगी। जो ये मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र होता है, राइट। इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट सॉरी हाफ के बराबर होती है सर्कम रेडियस। अब इनका कहना यह है जो मिड पॉइंट है वो सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई, मतलब ये लंबाई पूछिए। अब ये है क्या, दिस इज योर सर्कम रेडियस, जो कि हाइपोटेन्यूज की आधी है, राइट। देखा जाए तो ये त्रिभुज की माध्यिका भी है, बट ये सर्कम रेडियस भी है, और हाइपोटेन्यूज की आधी, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 73/2। सॉल्व कर जाएंगे तो 36.5, ऑप्शन डी। सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था, सवाल में सिर्फ क्या था, इसे जस्टिफाई करना कि अगर आपको ये ट्रिपलेट आता है तो आप इस सवाल को अगले 8-10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये ट्रिपलेट वगैरह नहीं पता होंगे तो नेचर पता करने में, ये कैलकुलेशन को करने में आप 35-40 सेकंड गवा भी सकते हैं, समझे। तो इसीलिए बोलता हूं कि हर चीज पर तैयारी करो। और अभी तो आज तुमने कितने क्वेश्चन लगाए, 18-20 क्वेश्चन हुए अभी तो। अभी अगर ऐसे 500 क्वेश्चन जब लगाओगे तो मुझे ही लगता है कि फिर पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर तुम्हें समस्या हो सकती है। अब ये रेलगाड़ी वाला पार्ट समझो,
कि रेलगाड़ी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूजन बच्चे को रेलगाड़ी में सिर्फ इसी में आती है, बाकी सब जगह नहीं आती है। रेलगाड़ी में सवाल कौन कौन सा रिपीट होता है? सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो समझ लो, सवाल तो बहुत है। इंपॉर्टेंट सवाल पहला, जब रेलगाड़ी खंबे वगैरह को पार कर रही होगी, तुम्हें पता है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, चाल रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग चलेगी। रिलेटिव मोशन इसलिए क्योंकि अगर खंबा है तो उसकी स्पीड 0 ही है, लेकिन अगर कोई आदमी चल रहा है तो वहां पर रिलेटिव मोशन आप अप्लाई कर सकते। दूसरा पार्ट क्या होगा? बोले किसी पुल को या किसी ट्रेन को पार कर रही हो तो दोनों की लंबाई के बराबर। ये दो तो हो गई। तीसरा ये बताता है जहां पर कंफ्यूजन कैसे होती है, उसके पीछे का पर्पस भी है, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं और एक ट्रेन में बंदा बैठा देंगे, राइट। ये होता है लैंग्वेज का कमाल, कि लैंग्वेज उन्होंने ऐसी रखी जो आपको कंफ्यूज करके। अगर वो इस सवाल की लैंग्वेज को आसान बनाना चाहते ना तो बड़ा आसान बनाया सकता है। देखो कैसे, तुम किसी ट्रेन में बैठे हो, इमेजिन करना, कुछ इमेजिन करवाओ, तुम किसी ट्रेन में बैठे हो या किसी बाइक पे बैठे हो, अपनी बाइक लेकर जा रहे हो, बाइक की स्पीड है 40 की स्पीड से आप जा रहे हो, एक बंदा खड़ा है सड़क पे, बस इस बंदे के साथ बीमारी ऐसी है कि इसको सिर्फ इंसान दिखता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं दिखता। अब वो क्या बोलेगा? उसको मोटरसाइकिल दिख ही नहीं रही है, वो ये बोलेगा बंदा 40 की स्पीड से जा रहा है, वो नहीं बोल रहा मोटरसाइकिल है। तुम्हें बस यही बनना पड़ेगा। जिस भी ट्रेन में आदमी बैठेगा वो हमेशा दूसरी ट्रेन पार करवाएंगे उससे। देखो सवाल क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 48 की स्पीड से दो रेलगाड़ियां समान डायरेक्शन में जा रही, ठीक है। तीव्र रेलगाड़ी जो है धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे पुरुष से, आदमी कहां बैठा है? धीमी वाली में ना, 36 वाली में ना। बन जाओ ऐसी आदमी कि तुम्हें रेलगाड़ी ना दिखे। वो जो आदमी बैठा है वो आदमी, अगर तुम इमेजिन करो खुद हो तो तुम 36 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, साथ में 48 की स्पीड से दूसरी रेलगाड़ी आगे बढ़ी, रिलेटिव स्पीड कितनी बनी? सेम डायरेक्शन है, घट जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई। अब तुम बोल रहे हो कि मैं बैठा हूं सर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी मुझे क्रॉस कर गई, सवाल सिर्फ इतना है। लेकिन तुम्हें ये तेज रेलगाड़ी, धीमी रेलगाड़ी, उसमें आदमी बैठाएंगे, तुम्हें लगेगा पूरी ट्रेनें पार कर रही हैं, दोनों की लंबाइयां कुछ नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम बैठे हो, एक रेलगाड़ी 12 की स्पीड से क्रॉस कर गई, बस। और जो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है तुम सिर्फ उसी की लंबाई निकाल सकते हो। इसलिए हमेशा देखना, जिस भी रेलगाड़ी में बंदा बैठा होगा उसकी लेंथ कभी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि निकालने का तरीका है ही नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर भले ही निकाली जा सकती है कि दोनों लंबाइयां जो है वो सेम लेंथ की हैं, तो निकाल सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ क्रॉस होने वाली लेंथ को पता कर सकते हो। दैट मीन्स इस सवाल को अगर आप ट्रांसफॉर्म करो अपने नए पैटर्न में तो सवाल सिर्फ कितना बचता है कि एक आदमी है, उसे एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में है इसलिए 12 की स्पीड से क्रॉस कर गई। कितनी देर में करेगी वो बाकी सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो उन्होंने तेज गाड़ी की लंबाई पूछी है, कितनी देर में क्रॉस किया? 33 सेकंड में। सबसे पहले क्या करो, स्पीड के बारे में पता करो। स्पीड कितना? बोले 12 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा 5/18 भी कर लेना साथ में। दैट मीन्स 10/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। कितनी देर में क्रॉस हुआ है? 33 सेकंड में। आंसर 110 मीटर की लंबाई ट्रेवल करी, और रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, आंसर 110। जब भी ये सवाल अब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, इसकी प्रैक्टिस करना। अब तुम्हें तुम्हारी सीट में जितने भी ऐसे तेज रेलगाड़ी, धीमी रेलगाड़ी सवाल मिले, लगाओ उन्हें। और जिस भी ट्रेन में बंदा बैठा है उस ट्रेन को देखना बंद कर दो, वो वहां पर सिर्फ सवाल को ये बोलो कि एक बंदा बैठा है, उसको दूसरी ट्रेन ने पास कर दिया। आप ऐसे सवाल लगाओगे, आपको ये सवाल बड़ी आसानी से लग भी जाएंगे, दोबारा जिंदगी में कभी कंफ्यूजन होगी नहीं। और सवाल सिर्फ इतना बड़ा, ये तो तुम्हें समझाने के लिए किया है, तुम मन में भी लगा दोगे सवाल, क्योंकि ये क्या बन गया अब सवाल तुम्हारा, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेन। यही है ना, ट्रेन यहीं से शुरू करते हो ना, ये कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ ट्रेन है, इसको कन्वर्ट करके आप फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेन में सॉल्व आसानी से कर पाओगे। तो इस चीज को अप्लाई, और जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूं, जिस दिन से सिखा दूं उसी दिन से अप्लाई करना शुरू कर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे होगे तब जाके कहीं वो आपके दिमाग में पक्की हो पाएंगी। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। एक और क्वेश्चन आज लगा लेते हैं। अब जैसे ये सवाल दिया गया 10a + b = c,
और आपसे कहे 10A 10B 10C की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका क्या होता है, वैल्यू पुटिंग कर लो। अब यार हमारे जो ऑप्शन है वो बड़े बेकार टाइप के, देखो एक ही जैसे लग रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा कुछ ढंग नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब वैल्यू पुटिंग हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लंबा टाइम लगाएगी, ऑप्शन कोलैप्स करेंगे बार बार। वैल्यू पुटिंग कोई बुरी चीज नहीं है इस सवाल में, रख जाओ। क्या कर सकते, a प्लस बी इज इक्वल टू सी दे रखा है, तो a बराबर रख लो कितना, a बराबर 0 रख लो। अच्छा 0 सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ रखो। तो एक काम करो, a बराबर 30, b बराबर 60, c बराबर 90, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर सेम लिया तो फंसने के चांसेस रहेंगे। तो 30 60 90 रख लो, उसके बाद जाकर के कैलकुलेट करना। अब जब 90 रखा तो फंस गए जाके, क्योंकि 10 90 भाई गड़बड़ हो गया, फिर वैल्यू कुछ और रखोगे आप उठा के, तो वैल्यू पुटिंग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उसकी वजह मैंने कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, तो मैंने ये भी बोला है कि कुछ सवालों में बेसिक फिनोमेना भी बड़ा वर्क करता है। इस सवाल में अगर आपने बेसिक लगाया ना, 2 लाइन का सवाल नहीं है ये। बेसिक क्या लगाना है, जब उन्होंने 10 के बारे में बात करी तो क्या किया जाए, इनका कोई इलाज है, दोनों साइड पे 10 चिपकाओगे। अगर मैंने दोनों साइड पे 10 लगाया तो 10a प्लस बी क्या बनेगा जाकर के, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और दूसरी साइड पर भी 10 चिपका देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10c। दिमाग में करना, अब आगे इतना कर लिया बहुत है, अब इसके बाद दिमाग में करो। इसको क्या करोगे, उधर ले जाओगे, क्या बनेगा जाके 10c माइनस 10a 10b 10c, जबकि यार ये 10a 10b 10c प्लस वाला पूछे ना, तो क्या करोगे, बोले गुरुदेव माइनस वाला इधर ले, मैंने कहा लिया, ठीक है, क्या हो गया, बोले 10a 10b 10c बन गया, उधर 10c बचा हुआ है, इन दोनों को उधर भेज दो, तभी तो रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी। तो जब निगेटिव वाला इधर ले आए 10a 10b 10c आ गया, और इन दोनों को आप इधर भेजोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 10c माइनस 10a माइनस 10b। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। ये चीज आपको भी पता है कि आप वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को इतनी आसानी से नहीं लगा सकते हो, तो दिमाग का सबसे बड़ा मिथ अपने दिमाग से हटाओ, जो कि इस सेशन में शायद मैं कई बच्चों के दिमाग से हटाता रहता हूं। उनमें से मुझे पता है कि जो मेरा सक्सेस रेट है वो यार शायद 25 या 30% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या लड़कों को कौन सी एलर्जी होती है, बोले सर जी फॉर्मूले से तो नहीं लगाना है ना सर, एक्स तो नहीं मानना है, वहां पर तो कई बार अलग ही रोल बनने लगता है, और नहीं एक्स से नहीं, भले ही अप्रोच लगाने से सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बोले सर कर लेंगे, पता नहीं एक्स से कौन सी बुराई है। मेरा सीधा एक ही कहना है, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। जो आपका काम सबसे ज्यादा आसान कर रहा हूं, यार इमरजेंसी में आदमी गधे को बाप बना लेता है, ये तो एक्स है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा टारगेट ये रहेगा कि हम चीजों को सबसे आसानी से कैसे लगाएं, इसीलिए मैं बोलता हूं कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो मेरे भाई ये था आज का सेशन, आज के सेशन में हम इतना रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, और सबसे बड़ी चीज मैंने जो बताई आपको कि आप समझ पाए होंगे कि ये जो कोर्स बन रहा है ये किस तरीके का बन रहा है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर लीजिएगा उन लोगों से, ठीक है। और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।